सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के बारे में। और कक्षा 9 की पुस्तक में जो कृतिका पुस्तक है उसमें है मृदुला गर्ग का परिचय और मृदुला गर्ग का आत्मकथात्मक निबंध मेरे संग की औरतें। इस निबंध में लेखिका ने उन औरतों के बारे में चर्चा की है जिसका साथ लेखिका का जीवन भर रहा है, चाहे वो लेखिका की नानी रही हो, लेखिका की माता रही हो। माँ का विशिष्ट व्यवहार, परदादी का रहस्य, चोर का हृदय परिवर्तन, पूर्वजों का प्रभाव, लेखिका के भाई बहन रेणु और चित्रा, कर्नाटक में विद्यालय निर्माण और रेणु की जिद। तो हम बात करेंगे एक एक किस्से पर। यहाँ प्रेरक प्रसंग के रूप में लेखिका ने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो शुरुआत करते हैं लेखिका की स्वतंत्रता प्रिय नानी के बारे में। लेखिका की नानी लेखिका के जन्म से पहले ही मर गई थी, इसलिए लेखिका उससे कहानियाँ नहीं सुन सकी। शायद इसी कारण लेखिका लोगों के लिए कहानियाँ लिखती है, परंतु उसकी नानी की कहानी भी रहस्यमयी है। वह जीवन भर अनपढ़ और पर्दानशी रही। उनकी शादी विलायती रंग में रंगे हुए व्यक्ति से हो गई। जब उसके पति कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बैरिस्ट्री पढ़कर आए तो विलायती रहन सहन में रहने लगे। तब भी नानी अपने अनुसार ही जीवन जीती रही। उन्होंने पति के जीवन की शैली का कभी विरोध नहीं किया, परंतु जब उन्हें अपनी मौत नज़दीक लगने लगी तो उन्होंने पति से कहकर प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा को अपने घर बुलवा लिया। इस इच्छा से घर के सब लोग हक्के बक्के रह गए। नानी ने प्यारेलाल शर्मा को कहा कि उसकी लड़की के लिए होने वाला वर कोई क्रांतिकारी हो, अंग्रेज साहबों का फरमाबरदार न हो। उसकी इस इच्छा से उसके आज़ाद ख्यालों का अनुमान सहज रूप से ही लगाया जा सकता है। उसके लिए क्रांतिकारी की तरह अकिंचन होकर जीना किसी दूसरे की तरह जीने से भी बेहतर था। तो कहने का मतलब है कि लेखिका की नानी जो थी वह एक स्वतंत्रता प्रिय थी और वह विलायती व्यक्ति से विवाह हो गया। फिर भी उसने अंतिम समय में प्यारेलाल जो एक क्रांतिकारी था उसको बुलाकर कहा कि मेरी होने वाली बेटी का विवाह किससे हो, एक क्रांतिकारी से हो, विलायती शहर में नहीं हो। दूसरी बात, लेखिका की माता का वैवाहिक जीवन क्या था। लेखिका की माता की शादी एक पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई। उसे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। उसके पास पुश्तैनी धन भी नहीं था। इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। धन भी नहीं था, इस प्रकार लेखिका की माता को मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाना पड़ा। वे शरीर से इतनी दुबली पतली थी कि उसके लिए खादी की साड़ी संभालना दूभर था। उसकी सास उसकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। लेखिका की माँ का अपनी ससुराल में पूरा रोब दाब था। उसके दो कारण थे। ससुराल वाले भी अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे। भले उनका लड़का खाली जेब क्रांति करता है, किंतु घर में दबदबा अंग्रेज भक्त ससुर का ही चलता था। दूसरी बात, लेखिका की माँ की शख्सियत बहुत प्रभावी थी। वे सुंदर, नाजुक, ईमानदार, निष्पक्ष, गैर दुनियादार थी, इसलिए कोई उन्हें घर के सामान्य कामकाज भी करने को नहीं कहता था। अब देखो माँ का विशिष्ट व्यवहार क्या था लेखिका के प्रति। लेखिका की माँ में आज़ादी का जुनून बहुत था, किंतु वे उसे अपने ही आज़ाद ख्यालों से निभाती थी। वे आम भारतीयों माँ की तरह बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने न तो कभी बच्चों को लाड प्यार किया, न खाना पकाया, न घर बार संभाला। इसका प्रमुख कारण था उसकी इन कामों में अरुचि। दूसरा कारण था बीमारी। उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने और संगीत सुनने, साहित्य चर्चा में बीता था। घर के हिसाब किताब से कुछ भी काम न करने पर भी कोई उसका नाम नहीं रखता था। अब देखो आगे की बात करते हैं। परदादी का क्या रहस्य था। लेखिका की जो परदादी भी लीक से परे चलने वाली औरत थी, उसने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी थी कि उसकी पतोहू के पहला बच्चा लड़का न होकर लड़की हो। उन्होंने अपनी इस मन्नत की भरे समाज में घोषणा भी की थी और हर रोज़ मंदिर में जाकर ये मन्नत दोहराया करती थी। इसका कोई कारण किसी को समझ नहीं आया और उन्होंने भी अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए आज तक उनकी मन्नत रहस्य बनी हुई है। क्लियर। अब देखो ये परदादी का रहस्य था। चोर का हृदय परिवर्तन किस तरह से होता है लेखिका के जीवन में, वो देखो। लेखिका की
एक चोर भी उनके सामने पड़कर भला इंसान बन गए। कैसे? एक रात घर में सारे मर्द बारात में चले गए, सारी औरतें सज धज कर रत जगा करने लगी, अर्थात राती जगा करने लगी। नाच गाने ढोल शराबा बजने लगे। संयोग से वह उस कमरे में जा घुसा जहां शोर से बचने के लिए लेखिका की मां सोई हुई थी। चोर के पाँवों की आहट सुनकर मां की नींद खुल गई। मां ने पूछा, कौन? चोर ने बोला, जिम में। मां ने कहा, पानी पिला दो। यह कहकर उसने खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं से पानी भरकर कहा। बोली, पर देख, कपड़ा कसकर बांध रखी हो, तरीके से छानकर पानी लेके आना। यह सुनकर चोर घबरा गया। उसने सोचा कि मां ने उसे मुंह पर बंधा कपड़ा और कमर में बंदी भांग देख ली है। मां ने फिर कहा, जल्दी पानी ला। चोर बोला, पर मैं तो चोर हूँ। क्या आप चोर के हाथ का पानी पी लेंगी? मां ने कहा, मैं और भगवान, तेरे और भगवान के सिवा कौन धरा है पिलाएगा। चोर ऐसा हबकपा कर रह गया कि पानी भरने चला गया, वह पकड़ा गया। तब से उसने चोरी छोड़कर खेती का धंधा कर लिया, क्योंकि माँ ने ये कहा कि देख, मैं तेरे हाथों से पानी पी रही हूँ, अब तू मेरा नाम किस तरह से लेता है वो तू जाने, तेरा काम जा रहे। उस दिन से उस चोर ने वह धंधा छोड़ दिया और खेती बाड़ी में लग गया। लेखिका के ऊपर जो अपने पूर्वजों का प्रभाव है वह किस तरह से पड़ता है। लेखिका माँ के संस्कारों के कारण लड़की होने पर कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं थी। वह नानी के कारण देश की आज़ादी के मामले में रोमानी बनी हुई थी। जब देश की आज़ादी का जश्न मनाया गया तो दुर्योग से लेखिका को टाइफाइड हो गया। डॉक्टर ने जश्न में जाने से मना कर दिया। डॉक्टर उसके नाना के मित्र थे और नाना से भी बढ़कर थे। लेखिका जश्न में जाने के लिए खूब रोई तड़पी, पर 9 वर्ष की लेखिका को उसके पिता ने बदर्श कारामजो नामक उपन्यास पकड़ा दिया। लेखिका की किताबें पढ़ने की शनक थी, अतः जब उसके पिता को छोड़कर अन्य सभी समारोह में चले गए तो लेखिका ने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। अब देखो, लेखिका के भाई बहन के बारे में बात करते हैं। शायद परदादी की मन्नत के कारण लेखिका और उसकी 4 बहनें लड़की होने के नाते किसी हीन भावना की शिकार नहीं हुई, बल्कि उन सब में सबने किसी लीक से चलने से इनकार कर दिया गया। उनकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल भगत, जो एक लेखिका है। इन्हीं के लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी। उन्होंने शादी के बाद जैन नाम छोड़कर पति का नाम ग्रहण किया और लेखिका बन गई। दूसरी कन्या थी मृदुला गर्ग, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। आगे की बात लेखिका स्वयं हो गई है। उन्होंने भी शादी के बाद पति का नाम गर्ग अपने नाम से जोड़ लिया। लोग हैरानी से पूछते थे कि उन्होंने शादी के बाद अपना नाम क्यों नहीं बदला। लेखिका कहती थी कि नाम न बदलने से व्यक्तित्व में कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए नहीं बदला। लेखिका की तीसरी बहन गौरी उर्फ चित्रा थी और चौथी बहन रेणु। अब अपने किस्म के जो किस्से हैं रेणु और चित्रा के बारे में मैं बताता हूँ आपको। लेखिका की 2 बहनें, जो लेखिका बनी नहीं बनी, उसने भी अधिक स्वायत्त और दबंग थी। वह अपने अनुसार जीना चाहती थी। रेणु की बात चल रही है। गर्मियों में स्कूल से वापसी के समय उनके पिता उन्हें लिवाने के लिए गाड़ी भेज दिया करते थे। अचला तो उसमें बैठ जाती थी, किंतु रेणु पैदल ही आती थी। वह कहती थी कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक है, इसलिए बीए की परीक्षा देने के समय वह अड़ गई। इसी तरह से दबंग चित्रा के बारे में, लेखिका के तीसरे नंबर की जो बहन है चित्रा भी दबंग थी। वह मन से आई बात कहने ही मानती थी। कॉलेज में पढ़ते समय वह खुद पढ़ने से अधिक ध्यान औरों को पढ़ाने में लगाती थी, इसलिए उसके अधिक अंक अपने शागिर्दों से कम आते थे। शादी के वक्त उसने एक लड़के के बारे में ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। खुद लड़के को भी इस बात का पता नहीं था। समय आने पर उसने लड़के को बता दिया और ये भी कह दिया कि जो सोच लेती है वह करके ही दम लेती है। यह हुआ रेणु और चित्रा का किस्सा। अब देखो कर्नाटक में विद्यालय का निर्माण किस तरह से होता है। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में पहुंची। वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था जहां वह अपने 2 बच्चों को पढ़ा सके। उसने पास के कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि वह यहाँ के सीमेंट कारखाने की मदद से एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। बिशप ने कहा वहाँ क्रिश्चियन जनसंख्या कम है। लेखिका ने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा योग्य होने की दलील की। बिशप ने कहा आप यकीन दिलाएं तो वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। यह सुनकर लेखिका गुस्सा खा गई। बिशप ने कहा स्कूल खोलना आपकी समस्या है, मेरी नहीं।
लेखिका ने दृढ़ संकल्प किया कि अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ तीनों भाषाएं में सिखाने वाला स्कूल खोलकर रहेगी, कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलाएगी और उसने ये कार्य पूरा भी किया। अगली बात, रेणु की जिद का किस्सा क्या है वो देखो। लेखिका की जिद, रेणु की जिद के सामने कुछ भी नहीं थी। सन 1950 की बात है। एक दिन दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हुई, पूरा नगर पानी से लबालब भर गया, कोई वाहन बाहर न निकला, यातायात ठप हो गया। स्वाभाविक था कि स्कूल भी बंद हो गए होंगे, किंतु रेणु ने स्कूल जाने की जिद ठान ली। उसे समझाया गया कि स्कूल बंद होगा, परंतु वह यही कहते रही, आपको कैसे पता। आखिरकार वह बस्ता उठाकर चल गई। स्कूल में चौकीदार उसे देखकर दंग रह गया कि घर आने पर सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। इस पर रेणु बोली, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपको कहना कहाँ से आ गया। लेखिका को लगता है कि उस दिन रेणु के अकेले स्कूल जाने में कितना रोमांच हुआ। सचमुच अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। ये थे मृदुला गर्ग के जीवन के प्रेरक प्रसंग, जो उनके साथ की जो औरतें थी, उनकी बहनें हुई, उनकी दादी हुई, परदादी हुई, लेखिका की माँ हुई, उनके बारे में ये आपके सामने संक्षिप्त परंतु संपूर्ण पाठ का सार है। आप सभी एक बार इस वीडियो को अवश्य सुने और किताब से भी अध्ययन करें। धन्यवाद।